नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। यूपीए और एनडीए दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बार विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है। वहीं एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर एनडीए घटक दलों के नेताओं ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। जिस बात का डर पहले से लग रहा था कि क्या जनता दल बीजू इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम तय हुआ, सबसे पहले नवीन पटनायक ने ही इस बात का ऐलान किया कि वो मुर्मू के साथ जाएंगे और ये ओडिशा के लिए गर्व का क्षण होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की जो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और पहली बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन सकती है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से अशोक सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी से स्वागत आपका। भरत कुमार मेघवाल, कांग्रेस पार्टी से। भरत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, चौंकाने वाला नाम, जो भी मोदी जी फैसला करते हैं बहुत ही चौंकाने वाला होता है और ये नाम भी हालांकि चर्चा में था कि किसी आदिवासी को अवसर दिया जा सकता है। इनका नाम चर्चा में भी था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद द्रौपदी मुर्मू ने भी नहीं सोचा था। हालांकि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल वो रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ी हुई है, विधायक रही है, मंत्री रही हैं, शिक्षिका रही है और अब एक बहुत बड़ा सपना, देश का सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। किस तरह देखते हैं, क्या एनडीए की इसके पीछे क्या रणनीति मानी जा सकती है? अशोक जी, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक राष्ट्रपति प्रणाली न होकर के ये अपने लोकतंत्र की बात है और सबसे बड़ा आप देखेंगे तो भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रपति का एक पद बड़ा होता है और वो तीनों जो अंग हैं उन तीनों का अंग का हेड होता है। और जिसके बाद में आपने कहा कि द्रौपदी जी को हमने राष्ट्रपति का प्रत्याशी किया है एनडीए के द्वारा, और भाजपा का कल आप देखेंगे संसदीय बोर्ड का एक आपकी मीटिंग हुई। उस संसदीय बोर्ड में यह तय किया गया कि एक ऐसी महिला को हम आगे लेके आएं और जो एक सामाजिक रूप से हम देखेंगे आदिवासी क्षेत्र से आती है और एक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ हम देश में एक अच्छा संदेश जाए कि हमारे ट्राइबल एरिया में जो भी महिलाएं हैं या जिस प्रकार से संदेश देना चाहिए था वो देने की कोशिश की। और उसके बाद में साथ साथ देखिए हम एक इनका ये भी है कि आप राजनीतिक अनुभव भी दे सकते हैं, शैक्षणिक अनुभव भी दे सकते हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार मंत्री रहे, विधायक रहे और उसके बाद में राज्यपाल रहे, तो राज्यपाल के भी इनके अमिट साठ थी। आप झारखंड में आप देख सकते हैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लोक अदालत जैसी इन्होंने एक तरह से प्रणाली वहाँ लेके आए। जो 5000 से अधिक मामले थे जो यूनिवर्सिटी से में लंबित चल रहे थे, उनको उन्होंने तय कराने का काम किया है। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि कॉलेजों के और भी कई समस्याएं थी, उनको भी उन्होंने कुलाधिपति होते हैं क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने उनका निपटारा भी किया और भी कई क्षेत्र थे जिसके अंदर उन्होंने अच्छे काम किए। अब दूसरी बात है कि इनका चयन क्यों किया गया, तो चयन के लिए आप देखिए हमारा संसदीय बोर्ड है, तो संसदीय बोर्ड के द्वारा इनका चयन किया गया है। और भी महिलाएं थे, जिस प्रकार से कल हमारे जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 20 के लगभग नाम थे, उन नामों में विचार किया गया। इन नामों के विचार के अंदर सर्वश्रेष्ठ आया क्योंकि एक आदिवासी महिलाओं को हमें आगे ले आना चाहिए था। जहाँ तक बात आती है कि एनडीए का कितना वोट बैंक होगा, तो 10,86,000 के लगभग वोट चाहिए, जिसमें से 5,44,000 या 40,000 के लगभग वोट चाहिए। तो उसमें से यदि हमें कम वोट थे 9,000 के लगभग, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बीजेडी ने कल कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो उनका 31,000 के लगभग वोट है। तो करने के बाद में भारतीय जो एनडीए के जो प्रत्याशी की घोषणा की गई है द्रौपदी जी की, वो है जीतेंगे। और आगे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के सामने कहीं न कहीं जो है बीजेपी के घोषणा के बाद, नवीन पटनायक जी की घोषणा के बाद में यह तय हो गया, तस्वीर साफ हो गई कि अब द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। आपको क्या लगता है भरत जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही चौंकाने वाला फैसला और एक अहम बात कि इतने सालों में कभी कांग्रेस पार्टी को आदिवासी समाज की सुध नहीं आई, कभी भी उन्होंने आदिवासी समाज का पुरुष महिला तो छोड़ दूर की बात है, किसी पुरुष का नाम भी आगे राष्ट्रपति पद के लिए नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर पर एनडीए ने, प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने इस बात का ऐलान कर दिया कि देश की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू होगी जो आदिवासी समाज की है।
बहुत ही मतलब यूं कह सकते हैं कि विपक्ष को चारों खाने चित करने जैसा काम उन्होंने कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है जब ये चुनाव होंगे तो जो बहुत सारे निर्दलीय आदिवासी दलित समाज के विधायक हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं दोनों ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन दोनों को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। लेकिन आपने जिस तरह से अभी ये कहा कि कांग्रेस ने कभी महिला या पुरुष को आदिवासी में कभी योगदान नहीं दिया, तो देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम महिला उम्मीदवार को राष्ट्रपति 2004 में जब प्रतिभा पाटिल जी बनी तो उनको उम्मीदवार के नाम पे घोषित किया और उनको राष्ट्रपति बनाया। इसी के साथ साथ जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों के लिए, ट्रिब्यूनल के लिए, SC ST वर्ग के लिए कार्य किया है। हो सकता है किसी न किसी किन्हीं कारणों की वजह से उम्मीदवार के पद पर, वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के पद पर किसी आदिवासी का नाम या किसी अन्य का नाम वहाँ पे घोषित ना कर पाए, लेकिन हमेशा से कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के और SC ST वर्ग के भले के हित के लिए कार्य करती आई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिब्यूनल वर्ग से, आदिवासी वर्ग से मुर्मू जी का नाम घोषित किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पद एक सर्वोच्च पद होता है। ये एक ऐसा पद होता है जो देश की शान है, देश की अभिन्न कई चीज़ों को दर्शाता है। इसमें ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टाम्प बनकर रह जाए, क्योंकि जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में काबिज हुई है, उसके बाद आप देखिए लोकतंत्र की किस तरह से हत्याएं की जा रही है कि कई तरह के ऐसे बिल होते हैं जिन्हें केंद्र बिना किसी सोचे समझे, बिना विपक्ष की राय लिए, बिना जनता की ग्रीवेंसेस लिए उनको अमली जामा पहना दिया जाता है और राष्ट्रपति का जब असेंट लिया जाता है किसी भी बिल पे तो वो निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति द्वारा दे दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय ने उसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज कराई हो। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पूर्व प्रथम राष्ट्रपति देश के भी रहे हैं, कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनका मतभेद रहा है, चाहे वो हिंदू कोड बिल रहा हो या कोई अन्य बिल रहा हो। और इसके बाद में भी जितने भी राष्ट्रपति बने उन्होंने भी कई बार उनका प्रधानमंत्री से वाद विवाद इस हित में रहा है क्योंकि जनता के हित में कोई फैसले अगर उन्हें लगता था कि ये सही नहीं जा रहा है तो उन्होंने वाद विवाद किया है। लेकिन 2014 के बाद से आप देखिए कभी इस तरह से सामने आया नहीं है। और रही बात देखिए वोट वैल्यू की, क्योंकि एक सेरेमोनियल राष्ट्रपति का पद होता है, इसकी जो चुनाव प्रणाली है वो बिल्कुल एक अलग होती है। देश के संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, साथ ही विधायक इसमें वोटिंग करते हैं और उनका एक वोट का वैल्यू होता है, उस वैल्यू के हिसाब से राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती और जब तक इसका कोई परिणाम नहीं आ जाता तब तक हम एक तरफा नहीं कह सकते, क्योंकि 1969 में भी जब चुनाव हुए थे तब जो सेकंड थे वीवी गिरी जी, वो चुनाव जीते थे। तो इसके अंदर जब सारे विपक्षी दल एक हुए हैं तो उन्हें पता है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। तभी आप देखिए यशवंत सिन्हा जी जो उम्मीदवार विपक्ष ने खड़ा किया है, यशवंत सिन्हा जी एक ऐसे हैं जो IAS कैडर से वो रिटायरमेंट लेते हैं। वो रिटायरमेंट लेने के 1984 के बाद वो जनता पार्टी की सब एक महत्वपूर्ण अंगों पर रहे हैं, वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, चाहे वो विदेश मंत्री रहे हों, उसके बाद उनका वित्त मंत्री रहे हैं, वो उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, वो आपके प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की सरकार बनी, उसके बाद 2018 में उन्होंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि ये लोकतंत्र का हितैषी नहीं है, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे, ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे। तो ऐसे व्यक्ति को विपक्ष द्वारा चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। पूर्व IAS और एक तरफ पूर्व शिक्षिका, दोनों के बीच की टक्कर को किस तरह देखते हैं और दोनों का जुड़ाव झारखंड से? द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की राज्यपाल रही हैं और यशवंत सिन्हा झारखंड से सांसद बने कई बार, तो कहीं ना कहीं दोनों का जुड़ाव जो है झारखंड से है। एक शिक्षक रही है और एक पूर्व IAS रहे हैं, दोनों के बीच टक्कर है। हालांकि देखिए इसमें सीधी टक्कर वाला मामला नहीं है क्योंकि इसमें वोटिंग का जो प्रोसेस है वो अलग है। राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और विधायक इसमें वोटिंग करेंगे, उनका वैल्यू होता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच मुकाबला है, किस तरह देखते हैं सुख जी? देखो कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की दवाई दी है। लोकतंत्र में ये देखेंगे तो 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन किसने लगाया, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन का यूज मिसयूज किसने किया? राष्ट्रपति के थ्रू कांग्रेस ने किया। तो अपनी गुरमान में जाके कि हम क्या कहते हैं और करते क्या हैं। दूसरा आपने कहा कि इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि यशवंत सिन्हा जी का अपना योगदान रहा होगा। हमने NDA के घटक दलों ने तय किया गया कि इनको नियुक्ति दी जाए, प्रत्याशी बनाई जाए
और प्रत्याशी बनाने के साथ साथ आप देखिए कि किस प्रकार से आप एक आदिवासी समाज के लिए, अब ये कह रहे हैं साहब एक रबड़ स्टाम्प है, आज सबसे बड़ा इशू आ अब रहा है ये कि कह रहे हैं रबड़ कि स्टाम्प साहब की तरह देखा मैं जा कह रहा रहा हूँ देखो कोई भी किसी की आप प्रत्याशी बनाए जाए और वो जीतते हैं, उसके बाद में सांसद विधायक देंगे, उसमें वोट देंगे, तो उसको एक रबड़ स्टाम्प की कह करके आप उसकी जो पद है उसको आप कम करने का काम करते हो। और ये इतना आकलन करो तो आप पूर्व अतीत में भी आप देख लीजिए किस प्रकार से आप आपातकाल लगा के लेके आते हो, तो किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन का यूज किया उसको भी आप देख लीजिए। जो आज भी कांग्रेस के लिए कलंक है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमारा वो कलंक था। तो मतलब ऐसे पद किस घटनाओं में लगा शेखावत जी वो आप भी जानते हैं। नहीं, वो लगा है तो वो गलत लगा था ना। अब मान लो आपके जितने भी राइट्स जो होते हैं उन राइट्स को खत्म कर दिया गया, तो ये खत्म करने का काम तो कांग्रेस ने किया। और अब 25 तारीख आ रही है जून को, आप देखिए, और आज भी आपातकाल के लोग सोचते हैं कैसे कैसे लोगों को आपने अंदर लेके आए। तो आपने राष्ट्रपति के किस प्रकार से आपने उसकी प्रणाली को और किस प्रकार से आपने उसका यूज किया, अपने बेनिफिट के लिए आपने यूज में लिया, कहीं ना कहीं मिलता रहे। तो और मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप महिला देख लीजिए, आप क्या इन महिलाओं का योगदान नहीं रहा? और उससे अब जो है वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं गोविंद जी हैं, तो आप देख लीजिए उनका क्या योगदान नहीं रहा। तो आप ऐसा मत कीजिए किसी पद को आप रबड़ स्टाम्प कहने लग जाओ आप बार बार में। मैं कहूँ एक पद की लोगों की गरिमा आशंका होती यही है कि कहीं ये रबड़ स्टाम्प नहीं बन जाए, क्योंकि अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति उन पर भी बार बार यही आरोप लगाते रही है कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष, और कोशिश यही है विपक्ष की, उनका कहना भी 27 जून को। एक और बताऊं आपके पास में, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में आप प्रेसिडेंट के पास में देखेंगे बाकायदा एक लीगल टीम होती है जी, और सारा हर डिपार्टमेंट का उनके पास में पूरा प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर होने के बाद के अंदर कोई बिल जाएगा तो उस बिल के ऊपर चर्चा, वहां पर भी अंदरूनी क्या क्या कोई त्रुटि ना रह जाए। लोकसभा में तो चर्चा हुई है, उसके बाद में कोई नहीं रह जाए, तो वापस भी कई बिल आते हैं। ये नहीं कई बिल नहीं आए वापस नहीं आए हो, क्योंकि एक प्रोसीजर है, प्रोसेस के द्वारा। और उस प्रोसीजर को आप कहते हो साहब खत्म हो गया, कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति जी के पास विधेयक आते हैं, बिल आते हैं, उन पर चर्चा होती है, लीगल टीम होती है, तय करती है कि क्या करना क्या नहीं करना है। और किसी भी राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कह के आप उनकी पद की गरिमा नहीं गिरा सकते। लेकिन देखिए फिर भी कहीं न कहीं विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाती भी रहेगी, और सत्ता पक्ष का काम है। एनडीए और यूपीए दोनों ने ही जो है अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रतिपक्ष विपक्ष ने जहां यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है, वहीं द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। इस बार विपक्ष की सभी 18 पार्टियां एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी उनमें से एक है। कई पार्टियों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी वोटों का गणित जो है बीजेड के बाद में कहीं न कहीं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाता दिख रहा है। अभी इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कहीं रबड़ स्टैंप नहीं बन जाए, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है भरत जी की जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, वो आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उतारा है। आपको लगता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सब कामों में वोट बैंक खोज लेती है? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मानस जो कार्य रहा है वो यही रहा है कि कहीं ना कहीं से हम हमारे वोट बैंकों को तैयार करते रहें, और उन वोट बैंकों को तैयार करने के पीछे ही इनका ये नज़रिया रहता है कि हम इस तरह से कैंडिडेट को उतारा जाए। देखिए, अभी जिस तरह से रबर स्टैम्प की बात कही गई, तो उसमें माननीय राष्ट्रपति पद की गरिमा से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति पद एक गरिमामय पद है जिसका सभी सम्मान करते हैं, प्रथम नागरिक वो एक देश के होते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही आती है कि इस पद पर आसीन होने के बाद स्वविवेक को नहीं छोड़ना चाहिए, और जिस तरीके से अभी पिछले 8 सालों में एक माहौल इस देश के अंदर पैदा हुआ है, उस माहौल से हटकर देश की गरिमा को और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को हमेशा आगे रहना चाहिए। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सही होती तो आपने जिस हिसाब से कहा, राजनाथ सिंह जी ने पूर्व में कई बार प्रयास करे कि सभी विपक्षी दल एक हो जाए और एक किसी नाम पर चर्चा की जाए, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने, पूरे के पूरे 18 विपक्षी दलों ने इनके साथ एकमत न होकर अलग से यशवंत सिन्हा जी के नाम की घोषणा की। और टोटल 24 विपक्षी दल है, जिसमें 6 जो अभी दल है वो भी हो सकता है कि देखिए विपक्ष के साथ आ जाए। और जो यशवंत सिन्हा जी है वो मूलतः बिहार से बिलोंग करते हैं, तो पूर्व में भी नीतीश कुमार
जी ने 2 बार अलग हटके, लीग से अलग हटके राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग कराई है। तो ये आशंका बिल्कुल हो सकती है कि इस बार विपक्षी दल सभी एकजुट होकर और एक छतरी के नीचे आकर इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। और रही बात देखिए भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की, तो भारतीय जनता पार्टी का मानस सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर आसीन होना है। सत्ता पर आसीन होने के लिए वो किसी भी तरह बीजेपी का मकसद सिर्फ सत्ता पे आसीन होना है। यही कारण है कि आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया। आपको लगता है आने वाले चुनाव के दौरान बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? अशोक जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रतिनिधित्व देती है और कांग्रेस या विपक्ष उसके अंदर वोट बैंक की देखते हैं कि वोट बैंक ले लेगी बीजेपी, और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस शुरू से करती आ रही है। और उस वोट बैंक के चक्कर में आप देखोगे तो 2 राज्यों में सिमट रही है। यदि 2 में भी राज्यों में चुनाव हो जाए तो आज 0 का खाता खुल जाए। तो ये वोट बैंक की राजनीति बंद करें। वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं, अब तुष्टिकरण की राजनीति कौन करते हैं? इन्होंने की ना, आज एक हर चीज के ऊपर कर रहे हैं। तो वो कारण इनका यही है, आप 2 राज्यों में क्यों सिमटे। दूसरा कहा कि इन्होंने रबड़ स्टाम्प तो मुझे लगता है कि आप 2004 से 2014 के शासनकाल के मई तक आप देखेंगे, मध्य तक, तो रबड़ स्टाम्प कौन थे? किस प्रकार से यदि कोई बिल आता था, मनमोहन सिंह जी लेके आते थे बिल, और राहुल गांधी जी उसको फाड़ करके रबड़ की टोकरी में फेंक देते थे, और जो भी प्रेस के सामने। तो रबड़ स्टाम्प कौन था? और रबड़ स्टाम्प का पता भी पड़ा था, और उनके मंत्री भी कहते थे। और कहां से चलती थी सत्ता? चलती थी सोनिया गांधी जी चलती थी सत्ता, और मनमोहन सिंह जी कहां से थे? तो रबड़ स्टाम्प का अपना उदाहरण देख लीजिए आप, क्या रबड़ स्टाम्प होता है। 2008 एक मुख्यमंत्री जो डेमोक्रेसी वाला ने बचाया था शेखावत जी, ये वही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने भारत को रिसेशन से बचाया था। ये वही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ किया था। रबर स्टाम्प नहीं थे वो, वो बहुत बड़े आर्थिक वो थे, वो ठीक आपकी तरह नहीं थे जो इस देश को। यशवंत सिन्हा को लेकर आपका क्या कहना है अशोक जी? यशवंत सिन्हा पर दाव चला इन्होंने। नहीं, शेखावत जी लोगों का कंडक्ट था, आचरण था, वो बताता था। आप जिस 2 राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, 2014 के अंदर 22 राज्यों में आपकी सरकार थी और 75% से ज्यादा वोटिंग पावर था। वो अब 2022 के अंदर आपकी मात्र 17 राज्यों में सरकार रह गई और 49% पे हो गई है आपकी आबादी। अब आप देख लीजिए ग्राफ कितना नीचे गिर रहा है। हम तो 17 पर है ना। 1984 में तो 2 पर रहे। 1984 में आप ये नीति अपनाओगे। 1984 में तो 2 ही लोकसभा सीट थी आपके पास। तो हमारे पास का नेता भी हमने दिया था, विपक्ष का नेता भी हमने दिया था सीट खाली करवा के। हमारे पास तो 2 राज्यसभा चुनाव है और 6 से ज्यादा राज्यों में आप तो बहुत जीते, बहुत जीते। तो आप ये चीज तो मत बोलिए कि 2 राज्य के अंदर हमारे चुनाव है। 1984 के अंदर यदि वो घटना घटित नहीं होती, इंदिरा जी की डेथ नहीं होती, जो गलतियां कांग्रेस ने की उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है ना आज। अशोक जी, जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी आज भुगत रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उन गलतियों को दोहराने जा रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो गलतियों में है। आप देख लीजिए, हमारा अध्यक्ष का कोई पता है क्या? कौन बन सकता है? इनका अध्यक्ष पता है कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी नहीं आएगा। वो गांधी परिवार ने शहादतें दी है इस देश के लिए। वो गांधी परिवार ने कब तक बुनाएंगे आखिरकार शहादतों को? कब तक बुनाएंगे? 75 साल आप दंगा कराओ। आप 47 के अंदर कितना देश का हुआ विभाजन, उसकी विवक्षा भी नहीं देख पाते। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आपने सही कहा कि आप कब तक नहीं पाओगे, और आज दिल्ली में बैठे हैं, सरकार पूरी दिल्ली में बैठी है। ये कोई लोकतंत्र के अंदर है क्या? अपने नेताओं को खुश करने के लिए सत्याग्रह, भ्रष्टाचार पर सत्याग्रह करें। गांधी जी का नाम खराब कर रहे हैं आप। गांधी जी भ्रष्टाचार पर नहीं सत्याग्रह करते थे। रोजमर्रा की जो चीजें नहीं होती थी, बड़े बड़े इश्यू होते थे। डालिए ना शेखावत जी, जेल में डालिए ना। क्यों 5 दिन से लगातार आप करवा रहे हो? जेल में डालिए ना। क्यों ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हो आप? 5 दिन से ज्यादा आप पूछताछ करते हो, एफआईआर आप दर्ज करते नहीं हो। आपके पास कोई सबूत नहीं है। संस्थापक किसने किया? जो संस्थापक इन्होंने ईडी की है, उसी संस्थापक को भी आज उसके ऊपर कह रहे हैं साहब, उस पर कह रहे हैं कि ईडी क्यों कर रही है? 11,000 से ज्यादा भैया जाइए ना, सम्मान कीजिए। आपको लगता नहीं अशोक जी दुरुपयोग हो जा रहे हैं तो सरकार वहां क्यों जा रही है? आप अकेले जाइए, कौन मना करता है? पूरे भारतवर्ष से केंद्रीय संस्थाओं सरकार नहीं जाएगी। नहीं है। अरे 5 दिन से मुख्यमंत्री वहां क्यों बैठे हैं? राजस्थान में विपक्ष की भूमिका तो कांग्रेस सरकार निभा रही है। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। आप बता दीजिए पिछले बहुत बड़ा आरोप लगाया अशोक जी। 4 साल में कितना बड़ा आपने बता दीजिए। धरने कांग्रेस ने दिए हैं, भूमिका निभा रही है, भूमिका में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका से भी नजर मैं बता सकता हूं। सिर्फ मुख्यमंत्री की म्यूजिकल चेयर कुर्सी खेलने के नाम मात्र के अलावा यहाँ की भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य नहीं कर रही है। अशोक जी बहुत गंभीर एक बात बताऊं, यदि ये कह रहे हैं म्यूजिकल चेयर है कई मुख्यमंत्री, लेकिन अपन क्या बात कर रहे हैं? विषय से नहीं जाना चाहता, छोटी सी बात करूं, 10 सेकंड की कहता हूं आपको। यदि कांग्रेस का भी अतीत में जाना है, पहले शासन था, कहते 9 रत्न विधानसभा में चर्चा होती थी, मुख्यमंत्री के नाम के कई चीज आते हैं और चलता है।
और आप कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। ये एक विपक्ष को आप, विपक्ष क्या आपके लोगों की सुन रहे हो, आप नहीं सुन रहे तो विपक्ष की कहां से सुनेंगे? विपक्ष का तो कान इन्होंने बयान रखा है। सिन्हा को लेकर क्या कहना है अशोक जी? अब क्योंकि मैं- सबसे बड़ा बात यह है कि यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। यशवंत सिन्हा आपकी पार्टी के पहले प्रवक्ता भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और कांग्रेस समेत विपक्ष को यह लगता है कि यशवंत सिन्हा के जो संपर्क है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आज भी है, पुराने लोग उनके संपर्क में आज भी है। तो लोगों को यह लगता है, विपक्ष को यह लगता है कि यशवंत सिन्हा के जो संपर्क है उनका फायदा यशवंत सिन्हा को मिल सकता है इन चुनाव में। देखो कि जिस प्रकार से तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूपीए के घटक की जिस प्रकार से मीटिंग हुई, 15 दल की मीटिंग हुई, और जिसमें से 18 थे, 15 लोग इनके दल आए। उस दल में इन्होंने कई नामों की चर्चा करी, कई उन्होंने मना कर दिया। लास्ट के अंदर आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी से यशवंत सिन्हा जी थे, आदरणीय, उनका हम करते हैं, लेकिन गणित होता है इसमें चुनाव में जीत। इसलिए कह रहा हूं कि वो उनके संपर्कों का फायदा नहीं मिल जाएगा उनको लगता है, क्या नहीं लगता, तो उसकी तो हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते, उसकी कोई संभावना की नहीं कर सकते। बाकी ज्यादा लेकिन उम्मीद विपक्ष होती बता है, सकता है, उम्मीद होती है ना। हाँ, 18 दल बता सकते हैं, वो बता सकते हैं इनमें क्या है नहीं है। लेकिन हमने जो एनडीए ने जो घोषणा करी है और बीजेपी ने उसका समर्थन किया गया है, वो निश्चित रूप से आप देखिए 18 तारीख को वोटिंग होगी, जैसे नतीजे आएंगे, आप ये मान लीजिए कि कम से कम भी आप कई दल हैं वो वोट देंगे। राजस्थान में जैसे आप देख लीजिए, बीटीपी देगी, और भी कई निर्दलीय हैं वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में भी वोट मिलेंगे, ये बात नहीं मिलेंगे। कई दल उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, वाईआरएस कांग्रेस है, उन्होंने पत्ते नहीं खोले, किसको देंगे नहीं देंगे। आप अभी तक साइलेंट है, बसपा साइलेंट है अभी तक। तो ऐसे कई दल हैं जो देंगे, आप इस जो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो प्रत्याशी किया है, उनको वोट देंगे। भरत जी, आपको लगता है उनको उम्मीद है कि जो कि आदिवासी उम्मीदवार उतारने से बहुत सारे लोग उनके चेहरे पर वोट देंगे, उनके नाम पर वोट देंगे? क्योंकि बहुत से लोग जो है दलित आदिवासी के नाम पर चुनाव जीत कर आते हैं, बहुत सारे निर्दलीय विधायक भी है, आदिवासी भी हैं, वो भी क्योंकि उनको वोट दे सकते हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है। जैसे आप लोगों को उम्मीद है कि यशवंत सिन्हा जी को उनके पुराने संपर्कों के वोट मिल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो लंबे समय से जुड़े रहे, तो उनके संपर्कों का फायदा मिल सकता है। वैसे ही बीजेपी को लगता है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनको आदिवासी होने का फायदा मिल सकता है, और आदिवासी समाज से जीत कर आने वाले बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो उनको वोट दे सकते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ये बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। और ये उसी तरह का गणित समझ रहे हैं जिस तरह से पूर्व में इन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना एक मीडिया के प्रभारी को उतार दिया था, मीडिया प्रत्याशी उतारा था, और उस प्रत्याशी के पक्ष में इन्होंने बहुत अनगलत समर्थन बोले थे, कभी 8, कभी 21, कभी 11, फिर निर्दलियों का समर्थन ले लिया था, फिर हर किसी का समर्थन लिया, और बाद में पता चला कि बीजेपी के खुद के ही पूरे वोट नहीं पड़े थे। तो आज वर्तमान में देश के जो हालात है, वर्तमान में देश जिस गर्त में जा रहा है, कांग्रेस के जिस महाराष्ट्र तरह से में 3 वोट चले गए लोकतंत्र थे, के आपको हिसाब से चिंता करो आप भी, चीजें करी है, उसको देखते हुए हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये चीज कह सकते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक तरफ होंगी, और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से अंकगणित है उन अंकगणित के आधार पर अपना वोट देंगी। देखिए, नतीजा आने से पहले भी पूर्व में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों की मैंने पहले बात कही है, 2017 के अंदर इनके पास 65% बहुमत था, जो कि अब 48.91% रह गया है बहुमत। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो एक अंतर आत्मा की आवाज, जो पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि विधायक या सांसद या राज्यसभा के जो भी सांसद होंगे वो किस तरह से अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनेंगे और किस तरह से वोट देंगे, वो आने वाले 18 जुलाई के बाद ही हम देख पाएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि इस देश का लोकतंत्र है, इस देश के लोकतंत्र को खराब नहीं होने देना है। अशोक जी, इस देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र बचना चाहिए, और ये राष्ट्रपति के चुनाव है, ये भावनाओं पर चुनाव नहीं होने वाला, जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता, या राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के आधार पर वोट कास्ट करती है। अशोक जी, मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव को विचारधारा से जोड़ेंगे तो गलत है। राष्ट्रपति एक सबका होता है, और सबके ऊपर बिल्कुल अशोक जी ने सही कहा कि राष्ट्रपति सबका होता है, और इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सभी विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया है। कहीं न कहीं माना यह जा रहा है कि यदि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती है तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो सकती है, और यदि कोई चमत्कार होता है तो भाजपा से निकले हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की भी लॉटरी खुल सकती है। देखना यह कि राष्ट्रपति चुनाव में लोग भावनाओं में नहीं बहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सांसद, विधायक और जो राज्यसभा सदस्य हैं वो अपनी विचारधारा के आधार पर ही वोट कास्ट करते हैं। नतीजे क्या होंगे, आप दोनों पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।